हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूँ ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आए हैं तो कुछ सीख कर जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और ये चैनल आपका नॉलेज को ज़रूर से ज़रूर इन्हांस करेगा। अगर अभी तक करता है तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट मैं 50 रखता हूँ। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर पानीपत रिफाइनरी 2020, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। आज के वीडियो में भी हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, अभी तक आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो के अंत में आज भी आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बिल्कुल अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो आप डिटेल में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपके नॉलेज को और इन्हांसमेंट और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस 100 H6 G6 बेसिक डायमीटर ऑफ शाफ्ट विल बी 6 mm, 106 mm, 94 mm या फिर 100 mm। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 100 mm हो जाएगा। एग्जाम में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, जो भी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, मतलब इसमें एच क्या होता है, G6 जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, सारा चीज़ आप अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। और जितने भी तरह के फिट्स होते हैं वो आप अच्छे से भी याद करके जाइएगा, इससे वो सब भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। वाटर कूल इन द कूलिंग टावर इन IOCL प्लांट इज ड्यू टू कंडेंसेशन, इवोपरेशन, एक्सपेंशन या फिर एनी ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इवोपरेशन। इवोपरेशन के कारण ही IOCL प्लांट में जो भी कूलिंग टावर लगा रहता है वहाँ पे वाटर कूल होता है। अगर आपको प्लांट का सभी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। तो पेमेंट कितना करना होगा? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में, ठीक है। वहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो पानीपत रिफाइनरी से पहले आपको लगभग 200 क्वेश्चन का सीरीज मिल जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और व्हाट्सएप में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग आपसे वहाँ पे बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज कूल्ड फॉर गैस टरबाइन ऑपरेशन इन IOCL प्लांट इज विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडर प्लांट, चिलर प्लांट, फिन कूलर या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिलर प्लांट। जहाँ भी आप देख रहे होंगे गैस टरबाइन लगा हुआ है, उसके बगल में अगर वो हाई इफिशियंसी का टरबाइन प्लांट या फिर HRSG लगा रहेगा, ठीक है। HRSG का मतलब होता है हीट रिकवरी एंड स्टीम जनरेशन। वो अगर वहाँ पे लगा रहेगा तो आप बिल्कुल वहाँ पे देखिएगा। चिलर प्लांट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और वहाँ पे हो सकता है कि लगा हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग शाफ्ट रन आउट इन IOCL प्लांट? माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, अलाइनमेंट मशीन या फिर डायल गेज। तो कौन सा इसका राइट आंसर सही होगा? थोड़ा सा आप सोचिए, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायल गेज। डायल गेज की सहायता से हम लोग शाफ्ट का रन आउट को चेक करते हैं, और शाफ्ट को होल्ड करने के लिए हम लोग वी ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो ये सब बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल लॉ फॉर द एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस इज कॉल्ड डॉट 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 प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या फिर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा। PV⁴ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें n पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है, ठीक है। और वहीं से हमारा जनरल लॉ इसको बोला जाता है, ठीक है। और उसका वैल्यू अलग अलग रखते हैं तो अलग अलग प्रोसेस बनते रहता है, ठीक है। इसका जानकारी आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज इनफाइनाइट,
यूनिटी, जीरो या फिर एनी ऑफ दीज। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीरो। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो होता है। जहाँ भी फ्री एक्सपेंशन होता है वहाँ पे कोई सॉफ्ट वर्क नहीं होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वहाँ पे वर्क डन जीरो हो रहा है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और फ्री एक्सपेंशन कहाँ कहाँ होता है अगर आपको पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं, कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे फ्री एक्सपेंशन होते हैं। तो आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीरियडिक टाइम ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 सेकेंड हो जाएगा। पीरियोडिक टाइम फॉर सेकेंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड, ठीक है। और अगर हाफ ऑसिलेशन की बात करेगा ना तो उसमें 1 सेकेंड होगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन अगर पीरियोडिक टाइम पूछेगा तो उसमें 2 सेकेंड होगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सेकेंड पेंडुलम देखते ही आप कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप 2 सेकेंड मार दीजिएगा, आंसर लगा दीजिएगा, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल इस चीज़ का अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को आंसर को लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रिमूव द स्लज और वाटर फ्रॉम लुब्रिकेशन ऑयल इज बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, गियर पंप, सेंट्रीफ्यूज या फिर एनी ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा। एक हाईएस्ट आरपीएम इक्विपमेंट होता है जो कि प्लांट में अक्सर यूज़ किया जाता है स्लज या फिर वाटर को रिमूव करने के लिए। स्लज क्या होता है, जैसे कोई भी दो पार्ट है, मेटिंग पार्ट है, वहाँ पे अगर फ्रिक्शन आ रहा है तो उस केस में वहाँ से कुछ मटेरियल रिमूव होगा, वो लुब्रिकेशन ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए, या फिर वाटर कोई मिक्स हो गया लुब्रिकेशन ऑयल में तो उसको भी रिमूव करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। और जितने भी इक्विपमेंट आप प्लांट में देख रहे हैं, सबसे हाईएस्ट आरपीएम वाला इक्विपमेंट कोई है तो सेंट्रीफ्यूज है। इस बात का भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये बात भी पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट आरपीएम इक्विपमेंट इन द आईओसीएल प्लांट इज, तो उस केस में सेंट्रीफ्यूज आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दे करके आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीम इन बॉयलर ड्रम इज ड्राई स्टीम, वेट स्टीम, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। बॉयलर ड्रम के अंदर वेट एंड ड्राई दोनों स्टीम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू कट माइल्ड स्टील डॉट 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 फ्लेम इज यूज, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम या फिर एनी ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगा। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि कभी भी माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ कर लेते हैं तो वेल्डिंग होने के बजाय जो हमारा माइल्ड स्टील का जो भी साफ्ट रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा, तो वेल्डिंग होने के बजाय वहाँ पे ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा, वहाँ पे कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द प्रेशर इनसाइड द पंप विल बी डिक्रीज विल वेपर प्रेशर डॉट 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 अकर्स, कैविटेशन, चर्निंग, जैमिंग या फिर एनी ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक कैविटेशन हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे चला जाएगा, ठीक है, इक्विपमेंट के अंदर में, तो वहाँ पे कैविटेशन हो जाएगा। और कैविटेशन होने के कारण इक्विपमेंट का बहुत बुरी तरह से क्षय हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल बिट फॉर स्टेनलेस स्टील इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। अगर स्टेनलेस स्टील का केस आता है तो हार्डेस्ट मटेरियल की कैटेगरी में आता है, और हार्डेस्ट मटेरियल के अंदर ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग पॉइंट एंगल 135 डिग्री रहता है, ठीक है, 135 डिग्री रखते हैं। और फिब्रस एंड बेकेलाइट के लिए बोलेगा तो 90 डिग्री, और जनरल यूजेस के लिए बोलेगा
तो 118 डिग्री रहेगा। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 100H6G6 फीट सिस्टम इज क्लियरेंस फीट, ट्रांजिशन फीट, इंटरफेरेंस फीट या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस फीट हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल आप 6 और 6 से समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ए लाइन को अगर हम लोग बोल दें कि ये डेटनम लाइन है, तो यहाँ पे एच इधर से आ रहा है, वो कैपिटल लेटर वाला है, मतलब शाफ्ट के लिए है, और इधर से आ रहा है जो स्मॉल लेटर अगर होल के लिए है, तो ठीक है। तो एच और एच दोनों पॉइंट यहाँ पे आकर के मिलेंगे, लेकिन बड़ा कैपिटल एच है वो इस पॉइंट पे है, और जी कहीं पे यहाँ से थोड़ा सा पहले रहेगा, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा और क्लियरेंस फिट कहला जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वफिंग व्हील्स इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन, फैब्रिक, MOPS या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी MOPS हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को आप कंफ्यूज होकर गलत मत कीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, वफिंग व्हील आर मेड अप ऑफ बोलेगा तो कॉटन एंड फैब्रिक दोनों इसका राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड बोल रहा है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। तो उस केस में MOPS राइट आंसर हो जाएगा। आप गूगल करेंगे तो इजीली आपको ये चीज़ मिल भी जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुब्रिकेशन इन बियरिंग हाउसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डॉट 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 लुब्रिकेशन, मिस्ट लुब्रिकेशन, स्प्लैश लुब्रिकेशन, ऑयल कैन लुब्रिकेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्प्लैश लुब्रिकेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये इसको मान लें कि ये बियरिंग हाउसिंग है, तो इसके अंदर से ऐसे साफ्ट जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी से सर्कुलेट करते रहता है, वो क्या होता है, रोटेट करते रहता है अबाउट द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, रोटेट करते रहता है। तो यहाँ पे सारे में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक बियरिंग यहाँ लगा रहता है और 2 बियरिंग यहाँ लगा रहता है, ठीक है। एक तरह रोलर बियरिंग और एक तरफ से एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग बैक टू बैक या फेस टू फेस या जो भी अरेंजमेंट है यहाँ पे लगा हुआ रहता है। लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो क्या रहता है, इसके अंदर एक सर्कुलर रिंग रहता है, ठीक है, जो कि हर एक पंप में नहीं रहता है, मैं ऐसा बार बार बता रहा हूँ, आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। एक सर्कुलर रिंग जैसा रहता है और वो शाफ्ट पे से रखा हुआ रहता है। जैसे ही पंप का शाफ्ट रोटेट करेगा तो वो भी रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमारे बेयरिंग हाउसिंग के अंदर ऑयल को स्प्लैश करते रहता है। अदरवाइज जो हमारा बेयरिंग हाउसिंग के अंदर में ऑयल भरा हुआ है वो बेयरिंग के सहारे ही घूमते रहता है, ठीक है। तो वहाँ भी स्प्लैश होते रहता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री हीटिंग इज इसेंशियल फॉर वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, क्रोम स्टील या फिर नाइक्रोम स्टील। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन हो जाएगा। जैसे ही हम लोग कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने जाते हैं तो प्री हीटिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज हम लोग प्री हीटिंग ना करें तो उस केस में जो जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ हीट ही नहीं होगा बहुत जल्दी, और बहुत देर लगेगा और बहुत टफ पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है कि कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है, तो उसको वेल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ पे प्री हीटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स कास्ट आयरन हार्ड एंड ब्रिटल, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज या फिर सल्फर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सल्फर हो जाएगा। सल्फर कास्ट आयरन को हार्ड एंड ब्रिटल बनाता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और ये सब मोस्ट 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 है, आपको जितना भी रहता है कि अगर कॉपर मिलाने से क्या होता है, सिलिकॉन मिलाने से क्या होता है, फास्फोरस मिलाने से क्या होता है, मैग्नीज मिलाने से क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आप अच्छे से याद करके जाइएगा। ये सब जो बोल रहा हूँ इसमें से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस रेज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ स्टील, मोलिब्डेनम, निकेल, सिलिकॉन या फिर टंगस्टन। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन को जैसे ही हम लोग स्टील में मिलाते हैं तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फ्यूल यूज्ड इन ए ब्लास्ट फर्नेस इज कोल, कोक, वुड या फिर प्रोड्यूसर गैस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोक हो जाएगा। कोक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो कि विदाउट एक्सेसिव फ्यूमिंग ये अच्छा हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत ज़्यादा धुआं नहीं निकालता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हीट एनर्जी को डिसिपेट करता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रोमियम व्हेन एडेड टू स्टील डॉट 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 द टेंसाइल स्ट्रेंथ डोंट चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे ही क्रोमियम को हम लोग मिलाते हैं स्टील के अंदर तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, साथ ही साथ कोरोजन रेसिस्टेंस को भी इंक्रीज करता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे, तो तैयार हो जाइए आंसर लिखने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कटिंग टूल आर मेड अप ऑफ निकेल स्टील, क्रोम स्टील, निकेल क्रोम स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील। तो कौन सा राइट आंसर होगा, आप पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग आर यूजुअली मेड फ्रॉम लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या फिर क्रोम स्टील। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ब्लेड ऑफ पावर साइज मेड अप ऑफ ब्रॉन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर मिलेबल कास्ट आयरन। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, आप बिल्कुल इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा।